हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम टॉपिक की बात करेंगे, ये टॉपिक आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है और अभी जो आपका री एग्जाम हो रहा है 21 अगस्त से शुरू हो गया है। तो 21, 22, 23 आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और उन सभी शिफ्ट्स में यहाँ इस टॉपिक से सवाल आपके बन रहे हैं। टॉपिक का नाम है NEP 2020। ठीक है, तो इस टॉपिक से सवाल आपके बराबर पूछे जा रहे हैं। इनसे आपके बनने वाले जो PYQs हैं वो आपको जरूर देख लेने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन में यहाँ पे पढ़ाती हूँ UGC नेट के लिए, और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC का जो एग्जाम होता है उसके GS के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियोस दी थी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे PYQs हैं। देखिए, मैं हमेशा से आपको कह रही हूँ कि आप लोग PYQs पे ज़्यादा फोकस करिए और PYQs के इर्द गिर्द ही सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपके 2023 के क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने 2023 वाले ही लिए हैं। तो इनसे आपको क्या है, लेटेस्ट पैटर्न पता लगता है और अभी भी 3 दिन के एग्जाम से आपको सारी चीज़ें पता लग रही हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कथन वाले सवाल है, स्टेटमेंट वाले सवाल। 2 स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है NEP 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को प्रत्येक स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, यूनेस्को ने 220 भारतीय भाषाओं को एंडेंजर्ड, है ना, एंडेंजर्ड मतलब संकटापत्र, ठीक है, इसमें घोषित किया है। मतलब जो मतलब संकट की स्थिति में है जो भी भारतीय भाषा है उनके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है और लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, NEP 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को प्रत्येक स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। यूनेस्को ने माना है कि पिछले 50 ईयर्स में भारत की 220 भाषाएं लुप्त हो गई हैं और 197 संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में। ठीक है, तो जैसे इसमें कह रहा है ना, 220 जो है आपकी इंडेंजर्ड हैं, लेकिन 220 नहीं है। 220 भाषाएं लुप्त हो गई हैं, लेकिन जो इंडेंजर्ड लिस्ट में है वो आपकी 197 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 2023 में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल आपको क्या है ना, थ्योरी पार्ट में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। अब देखिए, NEP 2020 के अनुसार भारत वहनी लागतों पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में वर्धक होगा, समुन्नत होगा, मतलब प्रमोट करेगा, जिससे उसको, अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है और इसके रूप में अपनी भूमिका पुनः स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। तो देखिए, इसमें कह रहा है वहनी लागतों पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले, है ना, तो यहाँ पर ग्लोबल जो है इसकी बात की गई है, ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन की बात की है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें इसको विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व गुरु की बात हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जा रहे हैं, मतलब क्योंकि अब देखिए 2024 आ गया, 2020 में ये शिक्षा नीति बनी है, तो अब क्या है, काफी जो है आपसे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ के थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके 2023 में ऐसे पूछे गए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे अभी भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत वहनी लागतों पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने के वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन के रूप में समुन्नत होगा और जिससे उसको विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए, नई शिक्षा नीति जो है ना, इसमें आपको स्कूल शिक्षा और उच्च अध्ययन जो हायर स्टडीज है, दोनों के बारे में ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए और तभी यहीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए, आपको पता है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता थी, मतलब अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरी रंगन, और इसमें देखिए 29 जुलाई 2020 को अपनाई गई थी। 10+2 फॉर्मेट ये पहले था, इसको सब्स्टिट्यूट करके 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया गया। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये अगर आपको फॉन्ट छोटा लग रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, वैसे ये आपको चार्ट याद रखना है। ये है आपका 5+3+3 पैटर्न, जो कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में बात की। आने वाले क्वेश्चन भी आपके इसी से संबंधित हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के स्टेजेस है ना, यहाँ पर स्टेजेस के बारे में बात हो रही है। तो इसमें 5+3+3 का जो 3+4 का जो पैटर्न है वो किस तरह से यहाँ पर जो है, जो इसका लेवल है एजुकेशन का, वो किस तरह से डिवाइडेड है। इसमें देखिए फाउंडेशन स्टेज है और प्रिपरेटरी है, फिर मिडिल है एंड सेकेंडरी है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो 5 साल का है 3 to 8 वर्ष है ना, 3 to 8 ईयर्स, ये आपका 5 साल का है ना। तो यहाँ पे 5+, इसको ऐसे याद रखिए, 5+3+3 एंड +4 है ना। तो यहाँ पर देखिए जो फाउंडेशन स्टेज है 3 से 8 वर्ष की है। प्री स्कूल से लेके, जो प्री स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर होगी, आंगनवाड़ी स्कूल या बाल वाटिका जिनको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्री जो स्कूल है से कक्षा 2 तक की, क्लास 2 तक की ये है आपका, ये क्लासेस यहाँ पर चलेंगी और इसमें फोकस किया जाएगा जैसे कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, खेल है, और जो आपकी एलिमेंट्री लिटरेसी होती है, ठीक है, न्यूमरेसी और लिटरेसी की बात की है, बुनियादी साक्षरता और गणना की बात की है। मतलब ओरली यहाँ पर इतनी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है, ठीक है। तो ये हो गई फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट है आपकी प्रिपरेटरी, ये 8 से 11 वर्ष के लिए और क्लास है 3 to 5, ठीक है। अब ये आपकी 5+3+3 वाली आ गई। पढ़ाई में गहराई और प्रारंभिक भाषा और गणित, मतलब एक जो जनरल आपका जो यहाँ पर मैथ्स का और लैंग्वेज की जो जितना नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पर दिया जाएगा, क्लास 3 to 5। नेक्स्ट है आपका फिर +3, ये है आपके मिडिल है ना। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, ये जो है मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष के लिए, क्लास 6 to 8 तक की बात की है। और इसमें विषयों का विस्तृत अध्ययन 6 to 8 मतलब आपकी आती है मिडिल है ना, मिडिल स्टेज आ जाती है। और यहाँ पर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं जिनका कि एक बेसिक नॉलेज, एक स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, इस स्टेज पे। नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी, 14 से 18 वर्ष की, ये है क्लास 9 to 12। अब इसमें विकल्पों का चयन होगा और वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की है, ठीक है। तो ये हो गया 5+3+3+4 पैटर्न। इसी के आधार पे पिछला क्वेश्चन भी था और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह। देखिए इसमें NEP 2020 के तहत फाउंडेशन स्टेज के लिए कितने वर्षों की अवधि का प्रस्ताव किया है। तो आपने देखा अभी है ना, 5+3+3+4 फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ठीक। इस चार्ट को जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 5 वर्ष की बात की गई है तो 5 वर्ष हमको लगा देना है ना। नेक्स्ट आप देखो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम किस उद्देश्य से लागू किया गया था। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया था। ये था आपका लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी और छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, इसमें कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में किन सिस्टम्स की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसमें आपके SSSA, परख, IITI और NITI NTA है ना। तो इसमें जो बात की गई थी ये थी आपकी SSSA और परख, और था आपका IITI, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ये देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इंग्लिश वाले लोग यहाँ देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना। तो अब इसमें हमने बात कर ली है SSSA, परख और IIT है ना। तो IIT की बात है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जान लें और फुल फॉर्म जरूर जान लीजिए। SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका कार्य क्या है, क्योंकि स्टेट स्कूल की बात हो रही है तो यहाँ पे राज्य स्तर पर जो भी स्कूल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को तय करना और उनका सुपरविजन करना, ताकि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद है परख। परख का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है पूछ लिया जाए। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, मूल्यांकन का काम करेगा। ये संस्था छात्रों की पढ़ाई की जो है समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा, मूल्यांकन करेगा और विश्लेषण करेगा, ठीक है।
ताकि उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की है इसकी प्रोसेस को मापा जा सके कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है। ठीक, IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, IITI तो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन मतलब ये संस्थान जो है अनुवाद और व्याख्या के क्षेत्र में एक्सपर्टीज विकसित करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका भी फुल फॉर्म आपसे पहले पूछा गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। ये इसका जो कार्य है भारत में आर्थिक और नीतिगत सुधारों को लागू करना। नेक्स्ट यहाँ पे NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जो नेशनल लेवल्स की जो भी परीक्षाएं हैं इनका आयोजन कराती है, जिसमें आपका UGC नेट का एग्जाम भी NTA कंडक्ट कराता है। उसके अलावा JEE नीट ये सब परीक्षाएं करवाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका NTA के बारे में जो सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में मुझे खास नहीं बताना है ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी देख लीजिए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF है ना, नेशनल एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी फोरम, NETF का फुल फॉर्म ये है, इसको याद रखिए। ठीक है, अब इसका कौन सा काम नहीं है ना, पूछ रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी की बात की गई है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में रणनीति प्रमुख क्षेत्रों पर विचार करना ये तो करेगा ही। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी और मौद्रिक और संस्थानिक क्षमताओं को निर्मित करना। ठीक, ये भी होगा इसका काम। ये क्या नहीं करेगा, ग्रांट्स की व्यवस्था नहीं करेगा। केंद्रीय सरकारी संस्थानों में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने हेतु अनुदान, इसका काम ये नहीं है, बाकी सारे हैं। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में शोध और नवाचार हेतु दिए निर्देशों की व्याख्या करना, ये सारे काम है, खाली अनुदान वाला इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सारे काम है इसके, यहाँ देख लीजिए सारे काम करता है। प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप पे केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को सलाह भी प्रदान करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमता का निर्माण, रणनीतिक जोर क्षेत्र की परिकल्पना और नवाचार अनुसंधान की नई दिशाओं को स्पष्ट करना, सारे काम है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रही हूँ। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नामों को ज्ञात करो। यह आपका 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको कई एक नाम दे रखे हैं, फरवरी 2023 की परीक्षा में आया है। अब इसमें देखिए प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नामों को आपको ज्ञात करना है, नई शिक्षा नीति 2020। अब इसमें आपकी जो बात की गई थी, इसमें नालंदा भी था, तक्षशिला था और आपका वल्लभी और विक्रमशिला, ये वाला मिथिला नहीं था। ठीक है, तो ये सारे थे। और देखिए अभी जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके क्रोनोलॉजिकल, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जितने भी सवाल हैं वो बन सकते हैं, तो आप यहाँ पर उनके टाइम पीरियड्स और उनके क्रम को जरूर से ध्यान रख के देख लीजिए। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले सवाल जिसमें आपको क्रम से लगाना होता है, इन सवालों को पूछा जा रहा है, चाहे आपके प्रोटोकॉल से संबंधित हो, इन्वायरमेंटल वाले पार्ट में, चाहे आपके हायर एजुकेशन में हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसमें इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जो नालंदा था ना, ये कहाँ पे है, आपका बिहार में स्थित है। प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे ज़्यादा प्राचीन विश्वविद्यालय, तो ये नालंदा हो गया। तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध था, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, इन सब के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें बता दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए वल्लभी कहाँ था, ये गुजरात में था। और विक्रमशिला बिहार में है ना, तो गुजरात के वल्लभीपुर में वल्लभी है। ये नियम, साहित्य और अन्य विषयों से संबंधित था यहाँ पर वल्लभी। और विक्रमशिला बौद्ध शिक्षण केंद्र था, तो ये जो है बौद्धों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था और बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके इससे संबंधित सवाल। नेक्स्ट आप देखो, NEP 2020 में कॉमन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की अवधारणा का क्या उद्देश्य था, है ना। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई थी, तो वो बात की गई थी आपके संसाधनों का समुचित उपयोग और स्कूलों की भी सहयोग को बढ़ावा देना, इसके लिए किया गया था। ठीक है, कि अगर कहीं पे किसी के पास नहीं है वो संसाधन, तो आपस में सहयोग करके काम कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं,
आप पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी का टाइम बहुत प्रीशियस है और आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको दिए ताकि एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट आप देखो, NEP 2020 के तहत विश्वविद्यालयों में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का प्रस्ताव किया है? तो इसमें क्या किया गया था, मेरूस की स्थापना की गई थी। ठीक है, मेरूस का फुल फॉर्म यही है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसके लिए क्यों बनाया गया था, इसमें देखिए यहाँ पर होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई थी, समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT, IIM और इन्हीं की तर्ज पे बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय जिनको मेरूस कहा गया, इसकी स्थापना का उद्देश्य था। इनका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता के उच्चतम वैश्विक मानकों, जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स थे, उनको प्राप्त करना और बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक बनाने में सहायता करना। ठीक है, ये सब मेरूस का काम था। नेक्स्ट आप देखो, NRF की बात की गई है इस क्वेश्चन में। NEP 2020 के अनुसार, ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा है, NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, इसको स्थापित किया जा सकता है किस लिए? NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित किया जा सकता है किसके लिए? यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शोध के प्रोत्साहन हेतु, आधारभूत वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालयों को शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना के योग्य बनाना, विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। तो देखिए जो NRF की स्थापना की गई थी, ये विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर शोध संस्कृति के बात यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, NRF की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि उनको हर तरह से कैपेबल बनाया जा सके उन इंस्टीट्यूट्स को, जिससे कि वो अपने रिसर्च प्रोसेस को करवा सके। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2021 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन और उनके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बता दिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा और बाकी जो वीडियोस हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यूनिट वाइज भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।